तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इधर जियान वगैरह फाइनली इनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि लिटिल फेरी का भी मूड बदल गया था। मानो इस समय से याओयून इसे कंट्रोल कर रही हो। अब ये लोग कुछ करने वाले रहते हैं, तभी यहाँ पर प्रिंसेस जिंगयू आ जाती है और इनके साथ कोई एक एल्डर आए रहते हैं। अब आगे इसमें आसमान में 5 पॉइजनस एनर्जी क्रोकोडाइल को देखा जा सकता था। इसे देखते ही याओयून भी एक बार को शॉक्ड हो जाती है। ये थे ग्रैंड एल्डर पैलेस के क्रोकोडाइल एंसेस्टर। अब इन लोग का जो रिलेशन था पॉइजन गॉड जुआनहे के साथ काफी अच्छा था और इनमें जो भी लोग हैं जो कि ग्रेट हॉल में रहते हैं सभी का स्ट्रेंथ मिनिमम 5 स्टार इनकार्नेशन पर होता ही है। अब क्योंकि याओयून लिटिल फेरी को कंट्रोल कर रही थी तो लिटिल फेरी का जो इनकार्नेशन मार्क था ये अपने आप ही फ्लक्चुएट करता है और ये क्रोकोडाइल एंसेस्टर से कहती है अब तुम कुछ भी कर लो मैं ही जीतूंगी। क्रोकोडाइल एंसेस्टर इस समय याओयून से कहते हैं तुम्हारे पास टोकन भी नहीं था, तुम कैसे बन सकती हो पॉइजन गॉड, तुमने रूल्स तोड़े हैं। इधर जो भी लोग थे ये हैरान थे, मतलब क्रोकोडाइल एंसेस्टर नॉर्मली बाहर भी नहीं निकलते हैं। अब लिटिल फेरी इसकी तरफ स्माइल करती है तो आप समझ रहे हो ना, क्योंकि लिटिल फेरी याओयून के कंट्रोल में है तो मानो ये उसके लिए काम करे। तो लिटिल फेरी स्माइल करती और कहती अगर आपका स्ट्रेंथ 5 स्टार पर भी है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। लिटिल फेरी की बॉडी से एक थिक पॉइजनस ऑरा बाहर निकलने लगती है पर इसका अटैक जब तक कि बाहर निकल पाता क्रोकोडाइल एंसेस्टर इसे सप्रेस कर देते हैं। क्रोकोडाइल एंसेस्टर की बॉडी से एक पॉइजनस चेन निकलता है और ये लिटिल फेरी को फिलहाल सप्रेस करने लगते हैं। अब क्योंकि वो जो लड़की याओयून थी ये लिटिल फेरी की बॉडी को कंट्रोल कर तो शायद ये अपने हेल्विन पिल को यूज करते और लिटिल फेरी की बॉडी से समय इसका जो पॉइजन गॉड कॉल्ड्रन था वो भी बाहर आने लगता है। अब जब ये लोग पॉइजन गॉड कॉल्ड्रन को भी देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि लिटिल फेरी सच में हकदार है पॉइजन गॉड बनने की। और इस समय जिंगयू याओयून से फाइट करके फिलहाल लिटिल फेरी को थोड़े समय के लिए आजाद करवाती रहती है और जियान इस समय याओयून की तरफ देखता है और कहता है अब तुम नहीं बचोगी। याओयून भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है और आज मैं अगर यहाँ से मरी भी तो तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी। जियान की वजह से ये 5th स्टार रिनकार्नेशन पर भी नहीं पहुंच पाई थी। इधर जो आसमान में बिजलियां चमक रही थी टर्बुलेशन वाला पावर याओयून जियान की तरफ लॉन्च कर देती। जूनियर देख के इसे थोड़ा घबराती है। तभी जो ओल्ड क्रोकोडाइल एंसेस्टर रहते हैं वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा फुला देते हैं और तुरंत इस बिजली की तरफ अपने बॉडी से अटैक कर देते हैं। लिटिल फेरी फिलहाल इस समय थोड़ा बहुत रिकवर कर चुकी थी। अब जब तक ये कुछ कर पाती जियान इसको पार करते हुए याओयून की तरफ बढ़ने लगता है। याओयून समझ जाती है जियान बेसिकली इसके बॉडी में जो पावर है उसे डिवोर करना चाहता हो। लिटिल फेरी भी नहीं रुकती है। इसके पास वो जो कॉल्ड्रन पावर था ये उससे फिलहाल याओयून को इसके ऑरा को मतलब सील कर दी रहती है और जियान भी इस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है और इधर जो डाउडी टर्बुलेशन था यानी रिनकार्नेशन टर्बुलेशन उसे क्रोकोडाइल एंसेस्टर ने शांत कर दिया था। उस समय जियान देखकर हैरान जो याओयून के बॉडी के अंदर पावर उसे लिटिल फेरी धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर रही थी। ये प्योर पावर था और लिटिल फेरी का जो बॉडी था धीरे धीरे हील हो रहा था। याओयून इस समय चिंतित थी, फिलहाल ये कुछ कर भी नहीं पा रही। अब धीरे धीरे इसका ऑरा लिटिल फेरी अब्सॉर्ब कर रही थी, खास करके उस प्योर पावर को। और ये मतलब बहुत लंबे समय से 5th स्टार इनकार्नेशन में जाना चाहती थी पर फिलहाल अब ये देख रही थी इसके सपने अब टूट रहे थे। और क्रोकोडाइल एंसेस्टर और जिंगयू इस समय लिटिल फेरी को रोकते हैं फिलहाल और याओयून को एक पॉइजन सेल में बंदी बना देते हैं। अब यहाँ पर एक नया रूल आ जाता है कि धीरे धीरे अब सभी जो पावर्स थे एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, नहीं तो अगर कोई बात नहीं मान तो उसे मार दिया जाएगा। ये आदेश लिटिल फेरी देती है और इधर जूनियर तुरंत ही जियान के पास आती कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि जियान जो इस समय था काफी ज्यादा वीक फील कर रहा था। जियान बस एक ही चीज से खुश था कि लिटिल फेरी को कुछ हुआ नहीं। पर एंसेस्टर क्रोकोडाइल कहते हैं ये लड़की लिटिल फेरी काफी ज्यादा एरोगेंट है और ये इनके क्लैन के लिए भी अच्छा है कि ये लड़की नियम कानून से चलने वाली है। अभी सब लोग इस समय खुश थे तभी आसमान में फिर से बिजली कड़कने लगती है। अब ये जो बिजली थी ये रिनकार्नेशन लेवल का टर्बुलेशन था। सभी लोग हैरान हो जाते ये पावर किसके लिए आ रहा है। जियान इस बिजली को देख के खुश हो जाता है। ये जूनियर के जो इस समय कंधों पर रेस्ट कर रहा था खांसता है और उस बिजली की तरफ जाने लगता है। अब जियान समझ जाता है इसके प्लान को सभी लोग समझ गए हैं। जूनियर थोड़ा गुस्सा होती और लिटिल फेरी कहती है ये बंदा पहले जैसा अभी भी है, मतलब इसको बस स्ट्रॉन्ग बनना है। अब इस बिजली को जियान फिलहाल अकेले तो नहीं ले सकता था तो लिटिल फेरी और जूनियर इसका हेल्प करते और फाइनली इस रिनकार्नेशन की मदद से हाफ स्टेप, डबल स्टेप रिनकार्नेशन, क्वासी डबल रिनकार्नेशन और फाइनली 2 स्टार रिनकार्नेशन पर पहुंच जाता है और इसका ऑरा भी रिकवर कर गया था। और फाइनली मतलब यहाँ जो पॉइजन गॉड का इलेक्शन था अब खत्म हो जाता है। और इस दौरान हालांकि जियान को इस डेमन पावर के कारण कोई बैकलेस तो इसने झेला नहीं था, फिर भी ये एक सीक्रेट रूम में जाके कल्टीवेट करने लगता है क्योंकि 2 स्टार इनकार्नेशन में ये पहुंच तो गया था पर इस ऑरा को कंट्रोल करने के लिए इसे थोड़ा समय लगेगा। और समय के साथ इसका जो समझ था होली फ्लेम का या ड्रैगन पावर का या फिर डेविल पावर का ये धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था। और इस दौरान 1 महीने बीत जाते हैं जियान को कल्टीवेट करते हुए। अब जियान जब अपने इस 2 स्टार इनकार्नेशन पावर को समझ गया तो ये काफी खुश था। अब जियान को समझ में आ जाता है लिटिल फेरी तो मिल चुकी है पर जिया और यूनियन अभी भी मिसिंग है तो इन्हें भी ढूंढना तो पड़ेगा ही। और दूसरा जो 10 यामास थे उनके बारे में इसे जानना था। अब जियान जैसे ही अपने स्टोन रूम से बाहर आता है तो बाहर में इसमें पहले से जूनियर, लिटिल फेरी और क्रोकोडाइल एंसेस्टर खड़े रहते हैं और ये जियान से कहते हैं तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ गया मतलब फिर से। जियान तुरंत ही क्रोकोडाइल एंसेस्टर को ग्रीट करता है। ये फील करता है कि जूनियर और लिटिल फेरी दोनों का स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है
और पॉइजन गॉड पैलेस का जो माहौल था पहले से काफी अच्छा हो चुका था। अभी ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे, पर जो क्रोकोडाइल एंसेस्टर थे वो जियान की तरफ देख रहे थे और थोड़ा चिंतित थे। अभी लोग बात ही कर रहे थे, तभी यहाँ का जो स्पेस था अचानक से कोलैप्स कर और एक पॉइजनस बीस्ट यहाँ पर आ जाता है और ये लिटिल फेरी के बॉडी पर आकर बैठ जाता है। और ये बीस्ट इसको इन्फॉर्म करता है कि पॉइजन गॉड पैलेस के लिए एक बुरी खबर है, शायद कुछ लोग इनके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं और शायद पॉइजन गॉड रियल्म और डेमन गॉड रियल्म के बीच में एक मैटर आ चुका है। अब जियान इस समय फेरी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत है? लिटिल फेरी कहती है हाँ, पर फिर भी। उसके बाद ये क्रोकोडाइल एंसेस्टर की तरफ देखती है, ये कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पर क्रोकोडाइल एंसेस्टर चाहते नहीं थे ऐसा, क्योंकि ये लड़की अभी भी यहाँ की पॉइजन गॉड बनी है और इसका स्ट्रेंथ भी अभी उतना नहीं है। जियान भी इसमें लिटिल फेरी को मना कर देता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी भी रिकवर नहीं हुआ है पीक पर और तुम यहाँ की पॉइजन गॉड हो फिलहाल। लिटिल फेरी भी समझ जाती है अब कुछ भी करके ये बाहर नहीं जा सकती है। अब जियान वगैरह यहाँ से जाने लगते हैं। लिटिल फेरी इससे कहती क्या हम फिर मिलेंगे? और ये थोड़ा फिलहाल इमोशनल थी। जियान कहता है जरूर। ये कहती है अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं ना तो तुमसे ना तो सिस्टर जूनियर से किसी से वीक नहीं होने वाली। उसके बाद क्रोकोडाइल एंसेस्टर जियान वगैरह के साथ यहाँ से वॉइड में निकल जाते हैं उस जगह के लिए। लिटिल फेरी एक चीज जानती थी, ये भी जियान के प्यार में थी। अब क्योंकि यहाँ पर जूनियर और काइलिन पहले से हैं तो ये कभी अपने इमोशंस को बता नहीं पाई। पर एक चीज और था सीक्रेट इसमें, अगर ये मतलब इमोशंस में होके अपने पॉइजन को यूज करे तो इसका पावर बढ़ जाता था और अपने इस प्यार को ये अभी भी दफन किए हुए थी दिल में ही। अब इधर जियान और जूनियर को दिखाया जाता है, ये एक पासे से गुजर रहे थे पर ये बोलते हैं इस बार जो मैटर है मुझे इतना सिंपल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो मैटर था ये डेमन गॉड रियल्म से रिलेटेड था और जियान ने इतना सुन रखा था कि इस डेमन गॉड रियल्म में एक मैजिकल स्वॉर्ड है और शायद जब से लिटिल फेरी मतलब पॉइजन गॉड बनी तो डेमन गॉड वाले रियल्म वाले वैसे भी समझ रहे हैं कि इनका एक अपोनेंट आ चुका है। अब इधर जो क्रोकोडाइल एंसेस्टर रहते हैं इनको इस वॉइड में पहुंचाने के बाद ये भी वापस लौट आए थे, क्योंकि डेमन रियल्म के एरिया में ये भी एंटर नहीं कर सकते थे, नहीं तो ये रूल ब्रेकिंग माना जा सकता है। तो जियान वगैरह जहां पर थे फिलहाल इसको एरिया ऑफ थॉर्न्स कहा जाता है और इस एरिया के सेंटर में एक टावरिंग ब्लैक जायंट को देखा जा सकता था हॉल को। और इधर इस समय इस हॉल में कई लोग बैठे हुए थे और ये कह रहे थे कि हम आराम से पॉइजन गॉड पैलेस पर अटैक कर सकते हैं। अभी लोग बात ही कर रहे थे तभी इनको एक पावर फील होता है, स्मेल ऑफ फायर। जियान हैरान था ये लोग कैसे इसे फील कर लिए, क्योंकि इनका जो स्ट्रेंथ था इन बंदों का ये 8 स्टार डाउ जियान पर था, पर इस समय यहाँ पर ये लोग फ्लक्चुएशन फील करते हैं। इतना तो समझ में आ जाता है जूनियर को, या तो यहाँ पर एक होली फ्लेम है या तो एक बंदा है जिसके पास होली फ्लेम है। अब जियान तुरंत ही इस ब्लैक होल पर अपने पावरफुल अटैक एक के बाद एक कर देता है। इस मतलब अटैक में कई लोगों को मार देता है, फिर भी कई लोग अंदर बचे हुए थे। ये तुरंत ही अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। फॉर्मेशन बनाने के बाद जियान अपने सोल पावर से इस हॉल में जो भी पावरफुल लोग थे उन्हें फील करने की कोशिश करता है और जियान को ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस हॉल में एक पावरफुल बंदा रहता है जिसका कि शायद स्ट्रेंथ जो है 3 स्टार रिनकार्नेशन पर है। और वैसे भी जियान अपने स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहता था इस बंदे के सामने। अब जियान अपने सोल पावर इस स्टोन पिलर्स जो अंदर में थे वहां तक पहुंच जाता है। यहाँ पर इसे कई सारे एरिक ब्लैक पैटर्न्स दिखते हैं और कई सारे पिच ब्लैक चेन्स जो कि सोल पैलेस वाले लोग यूज करते हैं, वैसे इन मतलब 10 स्टोन में अलग अलग ये ऐसे चेन लगे हुए थे। अब जियान यहाँ पर कुछ लोगों को देखता है और ये हैरान हो जाता है। एक तो ये बाम्बू स्पिरिट लेमैन बोलता है, दूसरा ये बोलता है सू जूयिंग, क्योंकि जियान का जो सोल पावर काफी स्ट्रॉन्ग था तो अंदर के लोग शायद इसको फील नहीं कर पाए थे। अब इस जायंट हॉल में एक ब्लैक थ्रोन था जो कि मानो कांटों का बना हो और इस पर जो भी बंदा ये बैठा हुआ था ये तुरंत ही बोलता है मास्टर ऑफ होली फ्लेम। और इसके सामने जो एक वुमेन थी जिसका नाम सू जूइंग था, इसको ये बांधे हुए था। सू जूइंग जो थी इसके बॉडी पर कई सारे ब्लैक कर्स लाइंस थे, इसकी बॉडी कांप रही थी और इसके बॉडी में शायद एक ब्लैक फ्लेम था और ये बंदा इसके पावर को धीरे धीरे इरोड कर रहा था। जो ये ब्लैक फिगर मतलब इस थ्रोन पर बैठा हुआ था और इसके सामने 3 और लोग थे जो धीरे धीरे मर रहे थे। ये भी लोग शायद पॉइजन गॉड पैलेस के थे। और वो जो बाम्बू एल्डर थे जब वो जियान से वहां पर मिले थे, जियान से गुड बाय कहने के बाद ये इस लड़की सू जूइंग से मिल गए थे और सू जूइंग जो थी इस समय इसका हाल काफी बुरा था और धीरे धीरे इसके पावर को ये लोग खत्म कर रहे थे। अब जियान समझ जाता है माजरा काफी बड़ा है। ये तुरंत एक वॉइड स्पेस से यहाँ पर प्रकट होता है जूनियर के साथ और यहाँ पर मानो ये दोनों ने मिलकर एक फ्लेम बैरियर बना दिया था। अब जो थ्रोन पे वो बंदा बैठा हुआ था मिस्टीरियस ब्लैक रोब वाला, वो देखता और कहता है फिर से एक होली फ्लेम और ये एक विकेट स्माइल देता है। अब जो ये पॉइजन गॉड पैलेस की वुमेन थी ये जियान से तुरंत ही कहती है इस बंदे से सावधान रहना, ये डेमन गॉड रियल्म का है, एक स्पिरिट मैसेंजर और इसका स्ट्रेंथ 3 स्टार रिनकार्नेशन पर है। जियान भी हैरान था, इस बंदे का जो पावर है ये तो घोस्ट वर्ल्ड जैसा है और इसने तो इवन वो जो बाम्बू लेमैन थे उन्हें भी कैप्चर कर लिया था। यहाँ पे स्टोरी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब जूनियर फील करती है कि ये जो सू जूइंग है जियान को पहले से जानती है, तो ये बंदी कोई और नहीं बल्कि जो सू जूइंग थी ये गार्जियन थी जायो क्लैन की। जियान तुरंत ही जूनियर को बताता है। जूनियर इस समय थोड़ा चिंतित कि शायद लिटिल फेरी जियान की चौथी वाइफ ना बन जाए। अगर लिटिल फेरी बन जाएगी तो यूनियन 5वीं बनी जाएगी। इसका थोड़ा दर्द था। अब इधर ये जो ब्लैक रोब फिगर जो कि थॉर्न पर बैठा हुआ था ये कहता है कई सारे होली फ्लेम्स, आज तो मजा ही आ जाएगा। अब जियान काफी गुस्से में हो जाता है क्योंकि इस बंदे ने पॉइजन क्लैन के जैसे 2-3 एल्डर थे उनको मार दिया था। दूसरा जो सू जूइंग थी काफी ज्यादा इंजर्ड थी, तो इसके अंदर एक अलग ही किलिंग इंटेंट जागता है। जियान के मन में सू जूइंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं था पर ये जायो क्लैन की थी,
तो अभी मुझे याद है कि सू जुइंग वही है जिसके पास शायद 2 होली फ्लेम्स थे, एक शायद ब्लैक और एक ब्लू कलर का कोई तो था। अब जियान काफी गुस्सा था, इसके बॉडी से वो जो फायर ऑफ परगेटरी था बाहर निकलने लगता है एक अलग ही किलिंग इंटेंट के साथ। अब जियान के इस प्रकार के पावर को भी देखकर ये बंदा हंस रहा था। ये तुरंत एक पाम में घोस्ट और मानो कंडेंस करता है और जियान की तरफ एक अटैक लॉन्च कर देता है। हालांकि इस बंदे का जो अटैक था 3 स्टार इनकार्नेशन पर था, फिर भी जियान को डर नहीं लग रहा था। ये तुरंत अपने पंच में एक पावरफुल अटैक इकट्ठा करता है और इस बंदे के अटैक की तरफ लॉन्च कर देता है। पर इस दौरान इन दोनों अटैक के कोलिजन के दौरान जियान लगभग 8-10 कदम पीछे ढकेल दिया जाता है और ये जो ब्लैक फिगर था ये फिर भी अपनी जगह पर ही खड़ा था। जियान हैरान था, इस बंदे के पास घोस्ट वर्ल्ड का भी हो रहा है और शायद एविल पावर भी है। अब ये ब्लैक फिगर जियान से कहता है क्या ये होली फ्लेम वाले हमेशा से इतने वीक होते हैं, और ये एक विकेट स्माइल फिर से देता है। ये बंदा हंस रहा था, जियान के बॉडी से एंशिएंट फ्लेम्स मानो बाहर निकलने लगे हों और इसका जो ये गेट अप परगेटरी था फाइनली यहाँ पर दिखने लगता है और इसमें ये पूरा हॉल इस समय कांपने लगा था और जियान के पूरे फ्लेम मिलकर के फिर से वही एक ब्लैक स्टोन गेट बना दिए रहते हैं और इस ब्लैक स्टोन गेट पर एरी ब्लैक रून्स को देखा जा सकता था। और इस समय जो पॉइजन गॉड पैलेस के कई सारे लोग यहाँ पर थे पहले से बंदी, और वो जो एल्डर थे बाम्बू एल्डर, वो भी हैरान थे इस प्रकार के फ्लक्चुएशन को देख करके, क्योंकि जो टेक्निक था शायद एक ग्रेट इमोर्टल आर्ट माना जा सकता है। हालांकि जियान ये टेक्निक तो यूज कर रहा था, पर जायो लिंगशान यानी गॉडेस ऑफ वॉर ने इसे कहा था तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी इतना नहीं है। पर फिर भी जियान अपने होली फ्लेम से इस स्टोन गेट को और भी ज्यादा ऑरा देने लगा था। अब जब ये बंदा भी देखता है तो ये भी अपने पावर्स को यानी घोस्ट रियल्म सोल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है। अब जियान की इस प्रकार की भी पावर को देख करके मानो ये बंदा डर न रहा हो। पर जब जियान अपना होली फ्लेम इस अपने ब्लैक स्टोन गेट में परगेटरी एरिया में डालता है तो ये बंदा भी चौंक जाता है। जियान की बॉडी फिलहाल इतनी ज्यादा ऑरा को यूज करने के कारण कोलैप्स करने लगी थी, पर फिर भी इस बंदे से कहता है तुमने किसे कहा कि वीक है। और इस समय ये जो ब्लैक मिस्टीरियस मैन था इस डिवाइन डोर के कारण मानो इस समय ये जमीन पर पड़ गया हो, इसकी हड्डियां चरमराने लगी हो और मानो एक अलग ही स्पेस में ये बंदा आ चुका हो। अब कुछ भी हो, ये बंदा तो एक मॉर्टल ही था और जो ये पावर था जियान ने जो यूज किया था परगेटरी फॉर्मेशन वाला, ये एक एंशिएंट पावर माना जाता है। सू जुइंग इस समय जो इसकी ऑरा को ये ब्लैक चैन से अब्सॉर्ब कर रहे थे, जब ये जियान को देखती है इस प्रकार के अटैक को, तो ये भी जियान को एक कॉम्प्लिकेटेड आइज से देखने लगती है, क्योंकि ये जो मैसेंजर था ये 3 स्टार इनकार्नेशन पर था, पर जियान इसको आराम से हरा दिया था। पर जो सू जुइंग की हालत थी, क्योंकि ये बंदा काफी दुष्ट था, तो इसने इसके बॉडी पर कई सारे स्कार्स बना दिए। इवन इसके होली फ्लेम को ये एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्कॉर्पियन को यूज कर रहा था। पर इस समय जो सू जुइंग के पास जो होली फ्लेम था शायद इस बंदे के कारण मानो उसकी बॉडी में पूरी तरह से घुल गया हो। अब शायद सू जुइंग को एक डेमन वर्ल्ड का क्रिएचर माना जा सकता है। अब यहाँ पर जो भी पॉइजन गॉड के लोग थे जियान सबको आजाद करवा देता है। अब जियान इन्हीं से अभी बात कर रहा था, ये अभी तक सू जुइंग और बाम्बू एल्डर के पास जाता भी नहीं है। अब ये जियान को बताते हैं ये जो अभी बंदा था ये पुराने समय में घोस्ट वर्ल्ड का था, पर ये मतलब कुछ ऐसा मैटर किया था जिसकी वजह से ये डेमन वर्ल्ड में आ गया था और बाद में इसको दोनों वर्ल्ड का पावर मिल गया था। इसीलिए 3 स्टार इनकार्नेशन पर अगर कोई बंदा हो तो इसे हरा नहीं पाता था। और ये तुरंत ही, क्योंकि जो स्पेस था डेमन रियल्म और पॉइजन रियल्म के बीच का था, तो इसे ये रिकवर करने लगते हैं। अब क्योंकि जियान भी इस समय काफी वीक था तो जूनियर इसे सपोर्ट करती है। उसके बाद इसकी नजर सू जुइंग पर जाती है। इसके बाद जियान सू जुइंग की तरफ देखता है। जियान जब सू जुइंग की तरफ देखता है तो ये कुछ गड़बड़ ही फील करता है। सू जुइंग उस समय जब फर्स्ट गार्जियन ने पूरा मैटर संभाल लिया था तो ये वहां से भाग गई थी। अब जियान इसे कहता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम वापस लौट सकती हो एंडस फायर टेरिटरी में। पर सू जुइंग मना कर देती कि मैं जायो फैमिली पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उस समय क्या हुआ था ये भी जियान के प्यार में पड़ गई थी। पर जब ये देखती है कालिन वगैरह को एंडलेस फायर डोमेन में आने के बाद तो मानो उसका भी दिल टूट गया था। अब जूनियर काफी गुस्सा थी, इससे पूछती है तुम करना क्या चाहती हो। जियान भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। सू जुइंग गुस्सा हो जाती है और जियान से कहती है मैं तुम्हारी जिंदगी चाहती हूँ। जियान इसके सामने आ जाता, वैसे भी ये कमजोर था। कहता ठीक है तुम्हें मारना ही है ना तो मार लो। सू जुइंग कुछ नहीं बोलती। ये जो एल्डर झेल मैन थे यानी बाम्बू एल्डर, इनके साथ यहाँ से निकलने लगती है। तब ये बाम्बू एल्डर, क्योंकि इनके पास अगर आपको याद हो तो एक एंशिएंट बुक है, ये तुरंत इसे निकालते हैं। ये एक मैजिक बुक है डेमन वर्ल्ड का, जिसके पास कई सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। ये जियान से कहते हैं अपना थोड़ा ओरिजिन पावर इसमें यूज करो, इस बुक में थोड़ा इसको डालो। और ये जियान से कहते हैं इसमें से एक पन्ना फाड़ लो। जियान सेम वैसा करता है। इस पन्ने पर जब जियान इसे फाड़ देता तो धीरे धीरे ये सॉलिडिफाई होने लगता है और इसमें कई सारे पिक्चर्स दिखने लगते हैं। और इसमें दिखता है कि जियान और सू जुइंग एक कुएं में देख रहे हैं और इस कुएं में एक तलवार है। उसके बाद ये जो एल्डर रहते हैं सू जुइंग जिधर निकली थी उधर मूव कर जाते हैं और कहते हैं शायद मैं तुमसे फ्यूचर में मिलूंगा। जियान स्माइल कर रहा था। जूनियर इससे पूछती है, पर ये काफी गुस्सा थी इस समय जियान को देख करके। अब जियान इसको पूरी बात बता देता है सू जुइंग के साथ ये कैसे मिला था और क्या हुआ था। उसके बाद ये पॉइजन गॉड पैलेस में वापस आता है। पूरा मैटर लिटिल फेरी वाला वगैरह को समझा के यहाँ से निकल जाता है और ये मूव कर जाता है एंडलेस फायर टेरिटरी की तरफ। अब थोड़ी देर में, क्योंकि ये लोग स्पेस टाइम वर्म होल यूज करते हैं, तो शायद 1-2 दिन में एंडलेस फायर टेरिटरी के एरिया में एंटर कर गए रहते हैं। पर यहाँ आने के बाद ये लोग देखते हैं ये जो एंडलेस फायर टेरिटरी था ये पूरी तरह से चारों तरफ से एक रेड फ्लेम से और लावा से घेरा गया था। और यहाँ पर एक पेट्रोल गार्ड था जो कि जियान को रोकने लगता है। ये बंदा भी जो इस समय गार्ड कर रहा था शायद ये भी टाउजियान लेवल पर था। और जो एंडलेस फायर दिख रहे थे शायद ये यिंग के फ्लेम के कारण थे। दोनों हंसते हैं और हेडक्वार्टर की तरफ मूव कर जाते हैं।
और इस समय कालीन वगैरह को एक लेटर मिलता है जो कि यानचिन को डिलीवर करता है। ये मैसेज जो था ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से भेजा गया था और ये लोग पीक पावर माने जाते थे। तो यिंगिंग और कालीन दोनों थोड़ा घबरा जाती हैं। अब क्योंकि जियान भी यहाँ पर नहीं था तो ये लोग थोड़ा और भी ज्यादा चिंतित थे। अब यहाँ पर जाओ ये भी अपना था तो ये लोग अपने हॉल में जाने लगते हैं। ये जो ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से बंदा आया था उससे मिलने के लिए। कालीन तुरंत इस बंदे से पूछती है, आप मतलब ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से आए हो, आपका मकसद क्या है? पर ये काफी कामली पूछती है। ये बंदा देखता और कहता है 10 कलर्स, मतलब एंडलेस फायर टेरिटरी को अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। ये बंदा तुरंत ही कहता है, इसका नाम शायद शेनफू था, कि मतलब मैं मिलने आया था जाओयान से, वहां पर मतलब ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में कुछ मैटर्स उससे डिस्कस करने हैं। अब क्योंकि कालीन जानती थी कि जायो क्लैन ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से गायब हुआ था तो वहां पर पीक पावर रहते हैं, ये मतलब समझ जाती है माजरा क्या है। और इसमें सभी लोग यहाँ पर जो भी हॉल में थे इस शेनफू की तरफ एक अलग ही किलिंग इंटेंट के साथ देख रहे थे। और इस शेनफू का एक्शन ज्यादा नहीं था, ये फर्स्ट स्टार रिनकार्नेशन पर ही था। और इसी समय जो हुन टियानहो था ये भी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि इसका प्लान कुछ और ही था। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि सोल गिनने वाले इतने अच्छे कैसे हो गए, तो इस बंदे का जो प्लान था एक अलग ही लेवल पर था। ये जानता था कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए और ये नहीं चाहता था कि जायोयान अभी मरे, क्योंकि जायोयान ने अभी तक जायो क्लैन के मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं किया था। शेनफो की तरफ इस समय सोल टियानहो देखता और कहता है, आप जो कह रहे हो इसके पीछे सच्चाई क्या है वो मुझे बताइए। और ये काफी नॉर्मली मतलब सॉफ्टली बात करता है। अभी लोग बात ही कर रहे थे तभी यहाँ पर जियान और जुनेर आ जाते हैं। लिटिली तुरंत इस जियान के बाजू में आता है और इसके कंधे को थपथपाता है और इसे अपना सेकंड ब्रदर कह के बुलाता है। शेनफो भी फील करता है जियान के बॉडी से जो ऑरा निकल रही है, इसे काफी ज्यादा ये प्रेशर फील करता है। जियान इसकी तरफ एक मर्डर से इंटेंट के साथ देखता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये अपने सोल पावर से इसको फील कर लिया था पहले ही। ये बंदा तुरंत ही जियान से कहता है, अगर ये मैटर मैं ह्यूमन वर्ल्ड में पास कर दिया तो तुम बचोगे नहीं। और ये एक फ्रेंड स्माइल देता है। ये अपने पाम को उठाता है और इसकी बॉडी से एक सिल्वर हेलो कलर का मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन बाहर निकलता है। जियान कहता है, अगर तुम बताओगे नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, वैसे भी मेरे पास ऑप्शन है, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी मेमोरी देख लूंगा। हालांकि इस बंदे का पावर ह्यूमन वर्ल्ड के जैसा ही था, पर जैसे जियान अपने होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है इस बंदे की ऑरा सप्रेस होने लगती है। ये समझ जाता है और जियान से तुरंत ही कहता है, डोमेन लॉर्ड 1 मिनट वेट करिए। तब तक पीछे से सोल टियानहो बोलता है, इसे मत मारिए अभी, क्योंकि जियान अपना पावरफुल अटैक शेनफो की तरफ बढ़ाने लगा था। अब वैसे भी जो सोल टियानहो था ये एंडलेस फायर टेरिटरी का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। सोल टियानहो तुरंत ही बताता है, ये बंदा ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर का नहीं है, ये एक मिस्टीरियस सेक्ट जिसका कि नाम वांग लोंग जोंग है, ये वहां का है। पहले ही ये सेक्ट ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में था, पर इन लोगों ने कुछ गड़बड़ियां की और इन्हें बाहर भगा दिया गया। और इसने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जो स्पेस इंटेलिजेंस वाले हैं उनसे प्राप्त किया था। इस बंदे के पास एक ड्रैगन क्रिस्टल भी था जो कि काफी ज्यादा प्रेशियस था, ये सोल टियानहो बताता है। ये सुनकर के वो बंदा भी हैरान था, इसे कहते कैसे पता चला कि मेरे पास एक ड्रैगन क्रिस्टल है। अब शेनफो भी कुछ छिपाता नहीं है, ये कहता है एक ऐसा चीज है जो कि वांग लोंग जोंग में है, अगर तुम्हारे पास साहस है तो मेरे साथ आ सकते हो। यही मेरा पर्पस था यहाँ आने का, क्योंकि इसके जो मास्टर थे शेनफो के यानी वांग लोंग सेक्ट के, उन्होंने डायरेक्टली कहा था शेनफो से जियान को यहाँ पर बुला के लाना। ये उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि झूठ बोलना कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड के हो, ये सब इसी का कारनामा था। पर सोल टियानहो जियान से कहता फिलहाल आपको यहीं पर रुकना चाहिए, लिटिली वगैरह जा सकते हैं इस मैटर के लिए। तभी यिंगिंग इसको बताती है कि इमॉर्टल रियल्म के तरफ से एक इन्विटेशनल स्क्रॉल आया है और ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि रिफाइनिंग मेडिसिन के बारे में। अब इधर जो फर्स्ट गार्जियन रहती हैं फेंगला और सोल टियानहो मिल करके शेनफो को फिलहाल सप्रेस कर दिए रहते हैं और यहाँ से जियान वगैरह समय लिटिली के साथ निकल गए रहते हैं। तो अंदर में यिंगिंग और काइलिन बैठी थी और ये लोग बात कर रहे थे इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में। और इनको जो इन्फॉर्मेशन मिला था वो याओ क्लैन के थ्रू मिला था। तो जियान इस समय याओ क्लैन के लीडर से मिलने जाता है। अब क्योंकि ये लोग भी एंडलेस फायर डोमेन का ही पार्ट थे, जियान इनके दरवाजे को खटखटाता है। तभी ये तुरंत ही अंदर से कहते, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मैं अभी पिल रिफाइन कर रहा हूँ। मैंने बोला था ना, बेसिकली ये फिलहाल एक होली लेवल का पिल रिफाइन कर रहे थे, अर्थ 8th ग्रेड का। जियान अंदर रूम में प्रवेश कर जाता और हंसता है। ये देखते हैं और कहते हैं, तो फाइनली तुम आ ही गए। याओ वान के भी मतलब अंदर जो गुस्सा था फिलहाल शांत हो जाता है। अब जियान इनसे तुरंत ही पूछता है, इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में आपने भेजा था कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या है वो बताइए। इमॉर्टल वर्ल्ड को ये लोग फेरी वर्ल्ड भी कहते हैं। अब ये बताते हैं कि फेरी वर्ल्ड में काफी रिसोर्सेस हैं जो कल्टीवेशन के लिए अच्छे माने जाते हैं और जो इन्विटेशन आया है वो फेरी वर्ल्ड से आया है। और ये काफी खुश थे जियान को ये सब इन्फॉर्मेशन देते हुए, पर ये थोड़े चिंतित भी थे क्योंकि वहां पर एक कंपटीशन होने वाला था और उस फेरी वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी अल्केमिस्ट हैं जो कि 9th रैंक होली रैंक के पिल को रिफाइन कर सकते हैं। ये सुनकर के जियान भी एक बार को अचंभित हो जाता है और जो उस कंपटीशन में जीतेगा उसे एक इमॉर्टल लेवल का सोल फाइटिंग स्किल मिलेगा और इसके अलावा भी कई सारे ट्रेजर्स मिलेंगे। अब जियान इनसे पूछता है, फिर आप चिंतित किस बात से हो? अब वैसे भी जियान को अपने अल्केमी स्किल्स को रिफाइन करना था तो इससे फेरी वर्ल्ड में तो जाना ही था। ये कहते हैं क्योंकि एविल क्लैन वाले भी इस कंपटीशन में ताक लगाकर है, मतलब वो अटैक कर सकते हैं। और इस दौरान ये जियान को बोलते हैं कि एक बुद्धिस्ट वर्ल्ड का मॉन्क का डिसाइपल आया था और वो एक चीज देकर गया और कहा है कि ये तुम्हारा है। और ये कहते हैं जब वो बंदा आ रहा था मॉन्क का डिसाइपल तो उस पर कई लोगों ने अटैक कर दिया था, पर वो काफी चालाक था, नहीं तो तुम्हारी ये चीज मतलब दूसरे लोगों के हाथ लग जाती थी। और इस चीज
को बचाने के लिए उसने शायद व्हाइट फ्लेम यूज किए थे। जियान देखता ही एक स्टोन बॉक्स था ब्लैक कलर का, और इस ब्लैक स्टोन बॉक्स के आसपास व्हाइट फ्लेम के थोड़ी बहुत औराज थी। इसे देख करके जियान भी इसे टच करने में डर रहा था। जियान भी सोचने लगता है कौन थे वो लोग जो मतलब इस बंदे पर अटैक किए थे। इसमें इसका हैवी जुआन रूलर था। अब इसका जो फर्स्ट लेयर रिकवरी था ये पूरा हो चुका था। अब इसका जो एंशिएंट जुआन रूलर था, अगर ये दूसरा लेवर को ये रिकवर करा दे तो ये एक डिवाइन वेपन बन सकता था। पर इस दौरान याओ वान जियान से कहते हैं मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, वो जो सोल टियान हो है ना, उसके काम मुझे फिलहाल कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। ये कहते हैं हालांकि उस बंदे का जो पावर है अभी भी रिइंकार्नेशन बन नहीं है, पर उसकी ब्रीदिंग मुझे थोड़ी एबनॉर्मल लगती है। यावान नॉर्मली इस चीज को कहना नहीं चाहते थे, ये काफी समय से इस चीज को देख रहे थे, पर आज इन्होंने फाइनली जियान को बता दिया था। जियान इनसे कहता है अगर आप उसके विषय में कुछ भी पाओ तो मुझे बताना, बस मुझे एक एविडेंस चाहिए। और ये कहता है अगर मुझे मिल जाए तो मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ उसे। अब जियान इस समय काफी ज्यादा एक्साइटेड था फेरी वर्ल्ड जाने के लिए, और ये जो फेरी वर्ल्ड का इसका यात्रा था 1 महीने बाद शुरू होने वाला था फिलहाल। तो गाइस जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करने के चक्कर में किसी किसी वर्ड पे मैं भी अटक जाता हूँ, और टाइम नहीं है तो मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा समझ लेना यार। अब इस दौरान धीरे धीरे जियान वापस आ गया था और समय बीत रहा था, और वो जो वांगलोंग जोंग क्लैन था वहां पर सोल टियानो और जो फर्स्ट गार्जियन फेंगलाओ थी वहां पर उस बंदे के साथ चली गई थी। जियान इस समय खड़ा था, इसके बगल में यिंगिंग और काइलिन थी। ये बोलता है मुझे फेरी वर्ल्ड तो जाना है, पर वहां पर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठे करने हैं, तो फिलहाल मैं तुम लोगों को लेकर नहीं जा सकता और न तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। काइलिन समझ गई थी जियान कहना क्या चाहता है, पर यिंगिंग थोड़ा गुस्से में थी। अब जियान इस समय यिंगिंग के बाजू में जाता है और कहता है तुम्हारे हार्डवर्क के लिए थैंक यू। और यहाँ पर जुनेर भी खड़ी थी, पर इस दौरान ये काइलिन को थोड़ा गले वगैरह लगा लेता है, सॉरी यिंगिंग को। तो जुनेर दूर जो खड़ी थी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद जियान यहाँ से निकल जाता है और ये कहता है मेरे आने तक का वेट करना। और इसमें जावी यहाँ से निकल रहा था जियान के साथ, तभी अगर आपको याद हो तो जो एल्फ क्लैन की एक प्रिंसेस थी, प्रिंसेस क्यानकिन, ये यहाँ पर आ गई थी। इसे देख करके लिटिल ये भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तो ये कहती है फेरी वर्ल्ड में कुछ हमारे रिलेटेड भी चीजें हैं, तो ग्रेट एल्डर ने कहा है कि उसका ध्यान रखना। फिर क्यानकिन इस समय जियान की तरफ भी देखती है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि जियान से जब ये मिली थी तो इसका ऑरा जो था पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अब क्यानकिन भी यहाँ पर रुकने वाली, अब जायू भी इसकी बात को मान लेता है। उसके बाद ये फेरी वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि क्यानकिन भी जियान वगैरह के साथ जा रही थी तो इनके लिए वैसे भी अच्छा हो गया था, क्योंकि क्यानकिन का भी स्ट्रेंथ 2 स्टार इनकार्नेशन के पीक पर था। अब जब ये लोग इस पासेज में जा रहे थे तो कुछ दूरी पर इन्हें एविल क्रिएचर्स फील होते हैं। तुरंत ही क्यानकिन इस पर अटैक कर देती है। अब इनको मारने के बाद ये लोग आगे मूव करते हैं, तभी क्यानकिन एक ऑरा फील करती है और ये समझ जाती है ये फेरी वर्ल्ड का ऑरा है। अब ये हैरान हो जाते हैं कि एविल रेस के साथ इन फेरी वर्ल्ड का कैसे कनेक्शन हो सकता है। अब जियान वगैरह मतलब अपने सोल पावर्स यहाँ पर जो भी एविल क्रिएचर्स थे, और इन्होंने जो एक फेरी वर्ल्ड के बंदे को पकड़ा था, इसकी मेमोरी को ये लोग ढूंढते हैं, पर इसकी मेमोरी उतनी खास इनको दिखती नहीं है। मतलब इसमें जो भी डिटेल्स थे वो काफी मिसिंग थे। पर एक चीज तो इन्हें समझ में आ जाता है, फेरी वर्ल्ड में भी एविल वर्ल्ड वाले घुस चुके हैं। अब जियान के पास ज्यादा समय नहीं था कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करे, पर यहाँ पर ये जितने भी बंदों से मिला था, ये जो पावर फ्लक्चुएशन फील किया था थोड़ी देर पहले, ये एविल क्रिएचर्स जितने भी देखा था उनसे कहीं ज्यादा था, क्योंकि उस बंदे की मेमोरी में इसने 10 कॉफिन्स देखे थे और ये हैरान था। तभी इसमें प्रिंसेस क्यानकिन कहती है इसी वजह से तो मैं तुम्हारे साथ, जावी को कहती है कि तुम्हारे साथ आई हूँ। ग्रेट एल्डर को पहले से ही लग रहा था कि एविल रेस वाले फेरी वर्ल्ड में आ चुके हैं। अब ये भी कहते हैं मतलब पहले वहां चलते हैं फिर देखते हैं क्या है माजरा। तो फेरी वर्ल्ड में 3 फेरीलैंड माने जाते हैं यानी क्लैन। पहले का नाम है याओची फेरीलैंड, दूसरे का नाम है पेंगलाई फेरीलैंड और तीसरे का नाम है टाइक्सुटियान। और बीच में शायद एक फेरी वर्ल्ड सेंटर है और ये काफी मिस्टीरियस स्पेस माना जाता है और बहुत कम ही लोग मतलब इसके एंट्रांस को जानते भी हैं, मतलब यहाँ अंदर कैसे जाना है। और वहां पर कुछ टेक्निक्स भी हैं जो कि बैटल गॉड रैंक की शायद मानी जाती हैं। ये सब बातें प्रिंसेस क्यानकिन जियान वगैरह को बताती है। तो वहां पर मतलब मून गॉड पैलेस, फ्लावर गॉड पैलेस और मेडिसिन सेंचुअरी वगैरह भी है, ये भी सेक्ट में ही आते हैं। वैसे तो हमारा मेन ट्रिप एल्केमी हॉल पर ही है, जो कि फ्लावर गॉड पैलेस और मून गॉड पैलेस के बीच में पड़ता है। और थोड़ी देर में ये लोग पासेस को क्रॉस कर जाते हैं और फेरी वर्ल्ड में आगे रहते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जियान पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि अभी भी ये मेरे हिसाब से 8th रैंक का होली ग्रेड का पील बना सकता था। पर इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी अल्केमिस्ट थे जो कि 9th रैंक का होली पील बना सकते थे। अब जियान ने भी काफी लंबे समय से पील बनाना ट्राई नहीं किया था। अब वैसे भी इसका स्ट्रेंथ जो था वो रिइंकार्नेशन लेवल के 2 स्टार पर जा चुका था। अब जुनेरी भी यहाँ पर थोड़ा सरप्राइज थी। यहाँ पर कई सारे माउंटेन्स और जो माहौल था यहाँ पर काफी सुंदर था। अब ये लोग बोलते हैं फिलहाल हमें एक सिटी में जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद हम प्लान करेंगे। अब जियान जब यहाँ पर मूव कर रहा था तो ये बोलता है मैं यहाँ पर कुछ ऑब्सक्योर ऑराज फील कर रहा हूँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब ये लोग जहाँ पर आए रहते वो था टाइक्सुटियान का जिक्सी सिटी। अब ये लोग जैसे एंटर करना चाहते थे, यहाँ पर एक सोल्जर था जो इनसे इनकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। अब जियान जब तक कि कुछ बोलता है, ऐसे मैटर्स में जूनियर आती थी आगे और ये तुरंत ही एंडलेस फायर टेरिटरी का अपना कार्ड दिखा देती है। ये बंदा मतलब आश्चर्यचकित होकर देखता है कि एंडलेस फायर टेरिटरी। जूनियर कहती क्या कुछ प्रॉब्लम है? ये बंदा तुरंत ही कहता कोई नहीं कोई नहीं,
आप लोग अंदर आ सकते हैं। अब जियान इस समय अंदर आने के बाद इन तीनों से कहता है तुम लोग रूम ढूंढो, मुझे यहाँ पर कुछ सस्पिशियस फील हो रहा है, मैं इस मैटर को निपटाने के बाद आता हूँ। जियान थोड़ी देर में एक शैडो में बदल जाता है। आपको याद हो तो ये पावर इसको इसके अंकल जायो जी फैन ने दिया था, फायर गार्ड मास्टर। जब तक कि कोई बंदा इससे ज्यादा पावर पर ना हो तब तक ये इसे ढूंढ भी नहीं सकता है। यहाँ पर एक बंदा था जियान जिसको समझ गया था, तो जूनियर वगैरह यहाँ से जा रहे थे। ये वही एक वियर्ड गार्ड था जो कि इन्हें फॉलो कर रहा था और ये जाने लगता है और ये अपने मन में कहता है एंडलेस फायर टेरिटरी और स्वर टेरिटरी, इन दोनों का स्पेशल केयर जरूरी है। उसके बाद ये अपने सिटी लॉर्ड की तरफ जाने लगता है। अब जियान क्योंकि एक शैडो के फॉर्म में था तो इसे देखता और कहता है इस बंदे के अंदर से मुझे पता नहीं क्यों एविल क्लैन का ऑरा फील हो रहा है। हालांकि इस बंदे ने अपनी ऑरा को सप्रेस किया था, फिर भी जियान फील कर सकता था। अब जैसे जियान अपने फायर शैडो को हटाता है तभी इसके पीछे से एक लड़की आती है जो कि काफी छोटी थी। ये जियान से कहती क्या मुझे आप एक फ्लावर केक खरीद के दे सकते हो। जियान इस लड़की को देखता है। इस लड़की के भी फोरहेड पर कुछ स्टार्स और मून के साइन से, जैसे कि वो जो लड़की थी यूरू उसके जैसे। और जियान को फिलहाल यूरू की थोड़ी याद आती है। ज्वालिंग कॉन्टिनेंट को छोड़ने के बाद जब जियान उस टाइम गया था वापस, उसके बाद से जब भी एंडलेस फायर टेरिटरी आया था ये यूरू से शायद मिला नहीं था। अब जियान इस लड़की को इसके हाथ पकड़ लेता है और इसको जो वो केक चाहिए था उसे दिलाता है। इस लड़की का नाम यूकी था। केक दिलाने के बाद जियान यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो जो बंदा था उसे ये फिर से फॉलो करने लगता है। तभी यहाँ पर जियान फील करता है जो स्पेस था वो डिस्टॉर्ट हो रहा है और वहां से एक वॉइड इमोर्टल ओरिजिन बीस्ट निकलता है। ये बीस्ट काफी यूनिक माना जाता है और ये याओची फेरीलैंड में यूज किया जाता है। अगर कोई बंदा काफी अमीर वगैरह हो तो वो इसे चलता है। इस समय सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। प्रिंसेस कियानकिन भी दूर से इस फ्लक्चुएशन को देखती हैं और कहती हैं लगता है इस जिक्सी सिटी में भी कुछ पावरफुल लोग हैं। जियान इस समय खड़ा था चुपचाप। जूनियर इसको देख करके चिंतित थी क्योंकि जो बीस्ट था इसी की तरफ से गुजर रहा था। तो वैसे कहा जाता है कि जो पेंगलाई फेरीलैंड है, याओची फेरीलैंड है और टाइक्सुआन जाके फिलहाल जियान लोग हैं, तो इन तीनों का रिलेशन काफी अच्छा है। और फिलहाल ये जो भी आया था इस बीस्ट के थ्रू ये फेरी याओची थी। यहाँ पर एक और भी बंदा था जिसका नाम डानचेन था और ये जो फेरी याओची थी डायरेक्टली बोलती कि मुझे तुमसे काम है। जियान बोलता है मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। और जियान और डानचेन इस फेरी याओची के साथ उस स्पेस में फिर से एंटर कर जाते हैं। जूनियर थोड़ा चिंतित थी। अब ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे जियान का वेट करने के अलावा। फेरी याओची को ये लोग देख भी नहीं पा रहे थे, मतलब डानचेन और जियान, क्योंकि इसका जो ऑरा था काफी ज्यादा छिपा हुआ था और इसका जो कवर भी मतलब बॉडी भी था इसने छिपा कर रखा था। अब जियान एक चीज तो फील कर रहा था इस लड़की की बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। इसका कारण था इसका होली फ्लेम और सोल पावर, जिसकी वजह से जियान इसे फील कर पाया था। फिर याओची इस समय डानचेन और जियान की तरफ देखती है और कहती है तुम लोग इम्पेशेंट मत हो। अब डानचेन भी जियान की तरफ देखता है। हालांकि इसका स्ट्रेंथ फर्स्ट लेवल रिनकार्नेशन पर था, पर पिल रिफाइनिंग में यह बंदा होली रैंक के 8th ग्रेड के पिल को रिफाइन कर सकता था। अब जियान भी डानचेन की तरफ देखता है और कहता है मुझे भी नहीं मालूम भाई क्या चल रहा है। फिर याओची इस समय इनसे कहती है मेरा इरादा नहीं था तुम लोगों को डिस्टर्ब करना, पर कुछ काम ही ऐसा था और इस समय मैं तुम लोगों को याओची वर्ल्ड में लेकर जा रही हूँ और वहां पर पहुंचने के बाद ही मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम लोग को यहाँ पर क्यों लाया गया है। अब जियान और ये डानचेन हैरान हो जाते हैं यार ये लोग तो अल्केमिस्ट हॉल में भाग लेने के लिए आए थे और याओची वर्ल्ड में जाएंगे तो शायद वो कंपटीशन न बीत जाए। वैसे अगर लेजेंड को देखा जाए तो जो याओची वंडरलैंड है फेरी वर्ल्ड में ये काफी फेमस और सेक्रेट जगह माना जाता है पूरे ग्रेट इमोर्टल वर्ल्ड में। तो एक दिन में ये लोग याओची वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ के बारे में वर्णन किया गया है कि माउंटेन्स काफी अच्छे हैं, बिल्डिंग काफी सुंदर है और यहाँ पर जो ऑरा था यानी हेवन और अर्थ का काफी डेंस था। जियान भी इस जगह को फील करके दंग था। यहाँ पर जो वातावरण था काफी ज्यादा पीसफुल था। उसके तुरंत बाद ये लोग एक जेड पुल टेम्पल था वहां पर एंटर कर जाते हैं। डानचेन देखता और कहता है यहाँ पर तो कई सारे अल्केमिस्ट पहले से आए हुए हैं। फिर याओची को देखकर यहाँ पर जो कुछ ओल्ड मैंस थे ये इनसे कहते हैं आप फिर से कुछ अल्केमिस्ट को लेकर आ गई। वैसे भी मैंने आपसे कहा था अल्केमी कोई बच्चों का चीज नहीं है और इन बच्चों को क्यों लेकर आई हो आप, इसमें काफी टाइम लगता है। हालांकि ये जो ओल्ड मैन वगैरह थे इनका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था, पर पिल रिफाइनिंग में ये लोग आराम से 8th रैंक के पिल रिफाइन कर सकते थे। इन लोगों को भी फिर याओची ने यहाँ पर लेकर आया था, पर शायद जो ये पिल चाहती थी ये लोग रिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तभी जियान आगे आता है और इन ओल्ड मैन से कहता है वैसे भी पिल रिफाइन करने में ओल्ड और यंग क्या देखना, क्योंकि आप खुद ही एक अल्केमिस्ट हो तो आपको समझ में आता ही होगा। ओल्ड मैन जब ये बात सुनता तो जियान की तरफ देखता और कहता है तुम हो कौन जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। अब यहाँ पर 2 ओल्ड मैन थे, ये काफी एरोगेंट थे। अब जियान की तरफ देखता और कहता है कि आप लोग अभी तो 8th लेवल के हेवन लेवल पर भी नहीं पहुंचे हो और इतना एरोगेंट क्यों हो। अब ये दोनों बंदे अपने सोल पावर को रिलीज करते पर जियान इन्हें आराम से रजिस्ट कर देता है। एक जो व्हाइट ओल्ड मैन थे फिलहाल ये फिर याओची की तरफ देखते हैं। इन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखा था, मानो ये जो मैटर हो रहा था इसे ये इग्नोर कर रही हूँ। अब जियान को भी गुस्सा आ जाता। ये जो फेरी याओची थी समय जियान की तरफ अटैक कर देती है और इसके थ्रोट को एम करके, पर जियान इस समय कुछ नहीं करता और एक जो वॉइड पैसेज था उसकी तरफ देखता और कहता है सीनियर अगर आप अभी भी बाहर नहीं आए तो फिर यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं है। और तुरंत ही उस वॉइड स्पेस से एक ब्यूटीफुल वुमेन निकलती और ये कहती है तुम्हारा स्ट्रेंथ काफी अच्छा है और तुम सच में एंडलेस फायर टेरिटरी के डोमेन मास्टर कहलाने लायक हो। इवन ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी तुम्हारा रैंक अच्छा हो सकता है। अब जियान इनसे तुरंत ही कहता है आपने मुझे बुलाया क्यों है, सीधा बताइए
डांचेन भी जियान के बात से सहमत था। अब ये जो फेरी थी, जो कि फेरी याओची से भी ज्यादा सुंदर थी, इनका नाम याओ जुग जियान था। ये कहती है सीधा, क्या तुमने एक होली फ्लेम रैंकिंग के बारे में सुना है? जियान को मालूम था, फिर भी ये कहता है नहीं। ये तुरंत ही कहते तुम चारों को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया क्योंकि यहाँ पर 26 रैंक का एक होली फ्लेम है। इसको प्योर स्पिरिट इमोर्टल फ्लेम कहते हैं, या इसको हम अब प्योर होली फ्लेम कहेंगे। और इस होली फ्लेम के साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए तुम चारों को इसको सॉर्ट करने के लिए बुलाया गया है। इसको हम प्योर स्पिरिट फेरी फ्लेम भी कह सकते हैं। ये सुनकर के डांचन भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। हालांकि इस होली फ्लेम का रैंकिंग उतना ऊपर नहीं है। तब ये जो ओल्ड मैन थे ये कहते ये होली फ्लेम तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गायब हो गया था। मुझे लगा नहीं था कि ये होली फ्लेम याओची लैंड में होगा। हालांकि जियान को इस होली फ्लेम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसको टॉप 6 के अंदर के होली फ्लेम चाहिए थे, तभी इसका स्ट्रेंथ बढ़ सकता था। हालांकि इस होली फ्लेम को खाने के बाद थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा ही। अब इसको एक और समझ में चीज आती है कि ये इसने डाउकी वर्ल्ड में 23 प्रकार के होली फ्लेम से एक एम्परर फ्लेम बना लिया था। तो क्या 36 होली फ्लेम से कुछ और पावरफुल चीज बन सकती है क्या? और वैसे भी फ्लेमिंग मंत्र को अगर इवॉल्व करना है तो होली फ्लेम खाते रहना पड़ेगा। अब ये जो याओजू रहती ये फेरी याओची यानी कि याओलिंग से कहती है, इन्हें समझाओ। याओलिंग फाइनली अपना पूरा फेस रिवील करती। अब इन्हें देखते यहाँ पर लोग काफी ज्यादा लट्टू हो जाते हैं। ये काफी सुंदर थी याओलिंग भी। अब इनके बॉडी को जियान देखता है, इनके बॉडी में कुछ फ्लेम्स थे। ये कहता है इसमें तो होली फ्लेम का सोर्स है और इन्होंने इस होली फ्लेम को अच्छे से डिवोर नहीं कर पाया था, तो इनके बॉडी में कुछ डिजीज हो गए थे। अब ये सुनते ही वो जो याओजू थी वो जियान की तरफ देखने लगती एक सरप्राइज एक्सप्रेशन से। ये बंदा डायरेक्टली देखते ही कैसे पूरी चीज समझ गया। ये बंदा काफी जीनियस है। अब ये जियान से पूछती क्या इस लड़की की बॉडी में जो याओलिंग थी ये सब होली फ्लेम के कारण हुआ है? जियान बोलता है हाँ, ये उसके बैकलेस का परिणाम है। अब ये कहती है अगर तुम चारों मिलकर इसे ठीक कर पाए तो हम काफी तुम्हारे आभारी होंगे। अब इधर ये लड़की जो जियान वगैरह को लेकर आई थी याओलिंग, ये भी जियान की तरफ देख रही थी। जियान स्माइल करता और कहता है एक रास्ता तो है पर मैं पक्का भी नहीं हूँ, हाँ पर इसमें मेडिसिन लगेंगे। अब जियान किस प्रकार की बातें सुनकर वो जो ब्लैक एंड व्हाइट ओल्ड मैन थे ये कहते हैं कि इन 9 छेड़ियों की बात सुनकर कोई मतलब नहीं है। और जियान भी फिलहाल इधर से हट गया था क्योंकि ये लोग जियान के हिसाब से काफी बकवास कर रहे थे। पर इस समय याओजू जियान को ही देख रही थी। इनको जियान पर ज्यादा भरोसा हो रहा था। अब इधर फिलहाल डांचेन और ये दोनों ओल्ड मैन याओलिंग की बॉडी को देख रहे थे, पर इन लोग को कोई मतलब सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। फिर से गला बैठने लगा है। जियान कहता है मैं इसे अकेले ठीक कर सकता हूँ और मैं अपनी टेक्निक्स किसी को मतलब साथ साझा नहीं कर सकता। जैसे अगर ये चारों लोग इसके साथ आएंगे तो ये इसकी टेक्निक्स को देख सकते हैं। याओजू भी समझ जाती है और जियान से कहती है हम अकेले में बात कर सकते हैं क्या? तो ये जियान को एक कमरे में लेकर आती है। जियान इनसे कहता है वैसे भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेरे बॉडी में होली फ्लेम है ना? और ये कहता है आप सीरियस नहीं हो। याओजी सोचती हैं ये बंदा ऐसा क्यों कह रहा है। अब जियान इनसे कहता है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपकी शिष्या याओलिंग है इसने होली फ्लेम को जबरदस्ती खा लिया था और उसी का ये परिणाम है। होली फ्लेम के डेंजर्स के बारे में जियान से बेहतर शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। याओजू अब कहती है याओलिंग इसे तुम अपनी पूरी स्टोरी बता सकती हो। ये बंदा सच में काफी टैलेंटेड है क्योंकि याओलिंग जब से इस होली फ्लेम को खाई थी तब से ये बीमार थी। इसे कई लोग मिले पर कोई भी इस चीज को एक नजर में पकड़ भी नहीं पाया था। पर याओलिंग कहती है इस बंदे के पास भी होली फ्लेम है, तो अगर ये मेरे करीब आया तो फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। अब वैसे भी जियान जानता था अगर ये इस होली फ्लेम को ये हासिल करने की कोशिश करेगा तो इसे काफी ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। और वैसे भी ये होली फ्लेम टॉप 20 लिस्ट के बाहर था, तो इतना ज्यादा क्यों कष्ट करना। जियान समझ जाता है ये दोनों वुमेन्स क्या बात कर रही हैं, तो इनसे ये डायरेक्टली कहता है मैं समझ रहा हूँ, वैसे याओलिंग के पास होली फ्लेम है पर ये मेरे कोई काम की चीज नहीं है। अब याओलिंग तुरंत थी वो जो डार्क डिजीज थी इसके बैक में थी, तो ये थोड़ी से अपने कपड़े को उभारती है। अब जियान जैसे इस चीज को देखता है ये भी शॉक्ड हो जाता है। इसके बैक में एक होल दिखता है और मानो इसमें एक विशियस जहर हो। ये लड़की काफी सुंदर थी, परी के समान थी, पर ये ब्लैक होल जो कि हथेली का आकार का होगा ये काफी डेडली लग रहा था और ये होली फ्लेम स्पिरिट के बर्निंग के कारण हुआ था। अब याओजू भी इस समय थोड़ा चिंतित थे। अब जियान तुरंत ही अपने ग्लेज्ड होली फ्लेम को बाहर निकालता है और इस ब्लैक होल को थोड़ा सा टच करता है जो कि इस लड़की के कंधे के थोड़ा नीचे था। अब जियान जैसे इसके शोल्डर के नीचे के पार्ट को टच करता है ये लड़की थोड़ा घबरा जाती है। जियान कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे बस इस चीज का आइडिया करना ये है क्या चीज। अब जियान को इतना पोलाइट देख करके याओजू भी थोड़ा खुश थी। याओजू जियान से पूछती है तुम कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। जियान बोलता है 50%। अगर आप मुझे होली लैंड ले जाओगी तो 50% से ज्यादा। अब ये कहती है अगर तुम इस काम को कर दिए तो तुम हमारी याओची वंडरलैंड के हमेशा के लिए दोस्त बन जाओगे। अब जियान कहते हैं ये काफी जल्दी हो गया, वैसे इस डार्क डिजीज को हील करने के लिए कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स भी लगेंगे। अब जियान तुरंत ही कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स इन्हें लिख कर देता है। पर याओलिंग अभी भी थोड़ा गुस्सा थी क्योंकि थोड़ी देर पहले जियान ने याओलिंग को मारने के लिए कुछ किया था उस समय, उसके वजह से याओजू वहां पर प्रकट हुई थी। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ।